जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के पेपर की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर आप कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर या फिर आपने उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पहले तो यहाँ पे देखो, आप लोग मेरे लिए इतना समय देते हो तो मैं 2 मिनट का समय ज़रूर दूंगा आपका नाम लेने के लिए। यहाँ पे देखो, जैसे दिनेश भैया ने कहा है कि हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, ओम नमो नारायण। और यहाँ पे देखो प्रिया जी कह रही हैं थैंक्स सर, बेटा आपको बिटिया बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष किसी का आंसर कर रहे हैं। मोहम्मद सद्दाम कह रहे हैं जय हिंद सर। और इन्होंने ही बोला था कि मोहम्मद सद्दाम ने ही एक कल कमेंट किया था कि भैया आप अकेले ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री पीडीएफ देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हो। भैया मैंने ये चैनल पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया। पैसा कमाने के लिए बहुत से धंधे हैं, बहुत से तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शिक्षा को अगर मुझे लगता है कि शिक्षा को अगर आप किसी को फ्री में देते हैं तो भगवान आपको बहुत उन्नति देता है। मैं उस नियति से इस काम को कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तुषी बेटा कह रहे हैं सर प्लीज़ मुझे भी पास कर दो। तो बेटा आप पास ही हो जाओगे, अगर आपकी नियत ही है पास होने की तो आप फेल नहीं होने वाले हो। लवर भैया, ये कौन है लवर? माई सेल्फ कह रहे हैं सर लाइव क्लास नहीं चलती है क्या? नहीं, लाइव क्लास नहीं चलती है। और शुभम भैया यहाँ पे पीडीएफ के लिए मैंने आपको बोल दिया कमेंट बॉक्स में, आपने मुझे बोला होगा तो मैंने रिप्लाई में आपको एक लिंक शेयर किया होगा टेलीग्राम का, जो कि आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगी, किसी से कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो चलते हैं दोस्त अपने आज क्लास की तरफ और देखते हैं। देखो यहाँ पे कितना अच्छा हमारे लिए लिखा है कि फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, ज़मीं पर हिंद पर उन्हें जवान कहते हैं। तो अपने जवानों के लिए एक बार ज़रूर जय हिंद टाइप करेंगे हम सभी। और चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो भैया किस संगठन के साथ, ये देखो रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है और करंट का भी है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। अब यहाँ पे आप बताइएगा कि कौन से संगठन के साथ साझेदारी की है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका शॉर्टकट आपको पता है क्या होता है? एन सी आर टी सी। और एक वो होता है कौन सा जिससे टिकट बुक करते हैं, क्या कहते हैं उसे? IRCTC है ना, ऐसे ही कुछ होता है। और देखो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध विशेषता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? प्रसिद्ध विशेषता या झेलम का जो युद्ध है वो राजा सिकंदर और पोरस के बीच में कब हुआ था? तो यहाँ पे याद रखना बिल्कुल, ये आपके लिए देखो इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन याद रखना। 326 ईसा पूर्व, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और 261 ईसा पूर्व अगर आपने आंसर किया था तो आपको पता होना चाहिए कि 261 ईसा पूर्व क्या हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग का युद्ध हुआ था जिसमें अशोक और वो कलिंग के राजाओं के बीच में हुआ था, जिसमें पता है आपको सबसे बड़ा युद्ध था। इसमें 1 लाख सैनिक मारे गए थे और लगभग 1.5 लाख सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। तो ये सबसे बड़ा था। और इसके बाद फिर राजा सम्राट अशोक ने हथियार नहीं उठाया कभी भी। और यहाँ पे देखो दिया गया है प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त मल्याद की रचना किसने की थी? तो जो प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ है अमुक्त मल्याद की रचना किसने की थी? ये देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कृष्णदेव राय। और मुझे उम्मीद है कि आपने ऑप्शन सी ही किया होगा सही जवाब। और इन्होंने, मैं आपको बता दूं, इन्होंने ये जो है ये 16वीं सदी में किया था। इसका जो रचना है वो 16वीं सदी में किया था। और मैं आपको बता दूं, ये पता, ये जो कृष्णदेव राय थे ये विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे। विजयनगर साम्राज्य के ये राजा थे। तो ऐसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है, शासक थे। और देखो बाण भट्ट जी से तो मैंने आपको कई बार बताया कि हर्षचरित को आप याद रखेंगे, जो कि ज़्यादातर पूछ ली जाती है। मुंशी प्रेमचंद से संबंधित कौन सी है? गबन गोदान, यही है ना। और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? देखो यहाँ पे आजकल शोक नहीं, ऐसे करके ट्रिक से याद किया था ना हम लोगों ने। तो यहाँ पे याद रखना, चार की चारों आपको पता होना चाहिए। पहला तो यहाँ पे देखो जो प्रथम बौद्ध संगति है ये अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? तो याद रखना ये राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी, जो कि
बिहार में है, ठीक है, बिहार में। और ये कौन से वंश से था? ये जो अजातशत्रु था ये हर्यक वंश से था ना, हर्यक वंश से। अब देखो दूसरी जो हुई थी वो हुई थी कालाशोक के शासनकाल में, ठीक है। दूसरी जो हुई थी सेकंड वाली कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और ये जो है ये कहाँ पर हुई थी? तो याद रखना ये वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, वैशाली में। तीसरी जो है वो अशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित हुई थी? याद रखना ये पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। और चौथी राजा कनिष्क जो है ये कौन से वंश से था? कुषाण वंश से थे ना कनिष्क। और इनका रेशम मार्ग पे कब्जा भी था, ऐसे भी याद रखना। और इनके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? कुंडलवन जिसे आप कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, तो ये चौथी हुई थी। अब यहाँ पे सभी को आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। किसने कनिष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? किसने कनिष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो याद रखना अश्वघोष, जो कि आचार्य अश्वघोष। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं टिक लगा देता हूँ, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है संदीप पौंड्रिक ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ये देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो हाल में नियुक्तियां हुई हैं ये सब कौन से देश के कौन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब याद रखना। मैं आपको हालांकि कराता चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों को विशेष रूप से याद रखना। ये आप याद रखना कि इस्पात मंत्रालय के सचिव नियुक्त हुए हैं, इस्पात मंत्रालय। और बताओ रेल मंत्रालय के जो रेल मंत्री हैं वो कौन है? रेल मंत्री, तो याद रखना वो हैं अश्विनी वैष्णव जी। कौन है? अश्विनी वैष्णव जी। और देखो शिक्षा मंत्रालय जो है वो किसके पास है? तो वो कौन है? वो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से बांग्लादेश सीमा से लगा राज्य नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगता है? देखो मैंने आपको कल बताया था कि चीन से लगने वाले राज्य, चीन की सीमा से। आज यहाँ पे बांग्लादेश की सीमा से पूछ लिया है। तो देखो बांग्लादेश जब मैंने कल आपको चीन की सीमा से बताया था तो उनमें मैंने अरुणाचल प्रदेश भी तो बताया था ना आपको। तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगता है। आपका मेघालय लगता है, असम लगता है, पश्चिम बंगाल भी लगता है। और पश्चिम बंगाल के बाद आपका कौन सा लगता है? त्रिपुरा। देखो हाँ याद आ गया, त्रिपुरा जो है मैंने आपको उस दिन बताया था कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, वो क्या है? त्रिपुरा है। और एक और याद रखना मिजोरम जो रह रहा था आपका, वो भी याद कर लो। मिजोरम भी लगता है। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे भाई। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप कमेंट बॉक्स में बोले हो अच्छी बात है, नहीं तो इस टाइप का देखो जीके जीएस क्यूज लिख के आ रहा होगा। जब आप क्लास को देख रहे हैं फ़ोन को सीधा पकड़ के, तो वहाँ पे लिखा होगा 15 पॉइंट कुछ के सब्सक्राइबर ऐसे लिखा होगा। वहाँ पे आप क्लिक करना है, एक बार छुओगे, टच करोगे, चैनल खुल जाएगा पूरा। यहाँ पे जीके जीएस ऐसा ये आ रहा होगा बन के लोगो। यहाँ पे अभी तिरंगा लगा हुआ है हमारा, तो तिरंगा आ रहा होगा। और यहाँ पे लिखा होगा देशी फ्रॉम गाँव वाला। उसी के नीचे एक लिंक लगा होगा टी करके, ऐसे करके नीले कलर में लिखा होगा। उस पर क्लिक करोगे सीधा ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा। टेलीग्राम फ़ोन में होना चाहिए और आप ज्वाइन कर लेना ग्रुप को, ठीक है। चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलने लग जाएगी, कोई भी आपसे पैसा नहीं लगना है, ठीक है। और बात बाकी कमेंट बॉक्स में बोल दोगे, वहाँ से तो मैं आपको लिंक शेयर कर ही दूंगा। अब देखो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में हॉकी से संबंधित कप नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा कप है जो हॉकी से संबंधित नहीं है? तो याद रखना वो है दिलीप ट्रॉफी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही जवाब। ये क्रिकेट में दी जाती है, ये घरेलू ट्रॉफी है, याद रखना क्रिकेट में दी जाती है भारत में। और देखो मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, और इसके साथ में आपका एक आ जाता है नेहरू ट्रॉफ़ी। नेहरू ट्रॉफ़ी भी दी जाती है। और आगा खां और अजलान शाह कप ये भी आप याद रखना। अजलान शाह कप, नेहरू ट्रॉफ़ी, आगा खां कप और रंगास्वामी और मेजर ध्यानचंद ट्रॉफ़ी, ये आपके हॉकी से संबंधित हैं। और बाद बाकी ये आपकी जो दिलीप ट्रॉफ़ी है ये क्रिकेट से संबंधित है, ध्यान रहेगा ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो वॉलीबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, वॉलीबॉल के
एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा समय ख़राब करा देते हैं। अगर ना पता हो आपको तो याद रखना कितने होते हैं, एक टीम में 6 होते हैं। और देखो खो खो में 9 होते हैं। जो खो खो खेलते हैं ना, बहुत बचपन में स्कूल से गए हैं खो खो खेलने, तो खो खो में कितने होते हैं, 9 होते हैं। और मैं इसमें बता दूं, इसमें पता क्या होता है, इसमें वैसे खिलाड़ी तो 12 होते हैं एक टीम में, लेकिन खेलते जो हैं वो 9 खेलते हैं, ये ध्यान रखना। और 4 जो है, 4 ये किस में होते हैं, ये पोलो के खेल में होते हैं। किस में, पोलो के खेल में होते हैं 4 खिलाड़ी। क्रिकेट के खेल में कितने होते हैं, और साथ में क्या बोलते हैं, हॉकी के खेल में। ठीक है, क्रिकेट और हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में चलिए बताइएगा यार। कुछ तो आप लोग भी बताइएगा यार, तो मज़ा तो तभी आएगा ना, साथ में दोनों सीखते हुए चलेंगे। और देखो यहाँ दिया है कि नमक आंदोलन का आरंभ कब हुआ था। नमक आंदोलन का जो आरंभ है वो कब हुआ था, जिसे आप एक और नाम से जानते हैं, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, देखो यहाँ पे ये सा बन रहा है। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हो ना, जिसे आप नमक आंदोलन भी बोलते हो। और ये याद रखना, ये हुआ था 1930 में। कब हुआ था, 1930, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। और ये कब से कब तक चला था, ये भी पता देखो होना चाहिए यार। याद रखना 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था, और ये कब तक, 6 अप्रैल तक चला था। 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल तक चला था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और देखो यहाँ पे 1917 में आपका हुआ था चंपारण। चंपारण आंदोलन जो है वो 1917 में हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह जो है वो भी हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह जो है वो भी आपका 1917 में ही हुआ था। और 1919 में एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को हुआ था, ये आप याद रखना, अमृतसर में। और दूसरा याद रखना, खिलाफत आंदोलन जो है, खिलाफत आंदोलन जो है वो भी आपकी 1919 में ही स्टार्ट हुआ था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आप कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो, भारत मंडपम में हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया। तो ये देखो, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। अब आप बताइएगा कि किसने हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। तो ये हमारे उपराष्ट्रपति जी ने किया था। अब उपराष्ट्रपति जी अगर आपको पता होंगे तो आप आंसर कर चुके होंगे, और नहीं पता है तो आप नोट कर लो, ऑप्शन बी श्री जगदीप धनखड़ जी हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं। और हमारी राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, याद रखना। और जो हमारे श्री मोदी जी हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। कई बार तो क्या होता है, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर अगर किसी बच्चे से पूछ दो तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या बताना है ना, हो जाता है ना। तो ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। देखो यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से भारत का पूर्व तटीय राज्य नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत का पूर्व तटीय राज्य नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। यहाँ पे देखो दोस्त, आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए गुजरात। भाई ये रहा आपकी दिशाएं, देखो ये पूरब, पश्चिम, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब यहाँ पे गुजरात पड़ता है, तो बता पूर्वी तटीय राज्य कैसे हो जाएगा। मुझे नहीं पता ये कौन सा तटीय राज्य है, लेकिन ये पता है कि ये पूर्वी नहीं होगा, है ना। तो आंसर हमें मिल चुका है हमारा। तो बाद बाकी हमारे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जो बच रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, ये आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। इसमें आपका ये, और ये बता दूँ, ये ना बंगाल की खाड़ी तक जाता है, मतलब इसमें बंगाल भी आपका आ जाएगा। ठीक है, बंगाल जो है वो भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, पूर्वी तटीय राज्य में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप याद रखना, ये साहित्य, फिल्म और कृषि नहीं भैया, ये गलत है यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो कलिंग पुरस्कार है वो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। किस में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आप यहाँ पे आपने क्या आंसर किया है, आपने इनमें से कोई एक लगाया होगा, लेकिन दोस्त गलत हो चुका है अगर आपने कुछ किया है। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और ये यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है, ये कब से दिया गया था वो भी आप याद रखना कि ये 1952 में इसका स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है, कब, 1952
52 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसको भी आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। और देखो यहाँ पे जो साहित्य दिया है, साहित्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो साहित्य के लिए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी तो दिया जाता है ना, ये याद रखना। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। फुल फिल्म के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है ना। और उस दिन मैंने कृषि के लिए आपको क्या बताया था, बोरलोग जो पुरस्कार है वो किसके क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्त। ग्रेमी पुरस्कार जो है वो किसके क्षेत्र में दिया जाता है, मैंने कल की क्लास में यही बताया था। और देखो यहाँ पे दिया है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, मैंने आपसे कहा ना कि दोस्त विटामिन से आपका एक क्वेश्चन तो 110% आना है, 110%। अब यहाँ पे आप बताइएगा कि विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी। अब विटामिन ई का रासायनिक नाम आप क्या बताएंगे, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है ना वो टोकोफेरॉल है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका टोकोफेरॉल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो जो रेटिनॉल दे रखा है, रेटिनॉल किसका है, विटामिन ए का है ना। अब यहाँ पे देखो कैल्सीफेरॉल दे रखा है, कैल्सीफेरॉल, तो कैल्सीफेरॉल किसका है, तो ये आपके विटामिन डी का है ना। एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये सी का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है। B1 का क्या होगा बताओ, B1 का क्या होता है, थायमीन होता है ना। B1 का क्या नाम होता है, थायमीन होता है। विटामिन के का अगर किसी को नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, रासायनिक नाम, ठीक है। अब चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है। देखो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं, ये भी आपसे पूछे जाएंगे। तो भरतनाट्यम आप कैसे बताओगे, देखो इनमें से देखना है कैसे, अगर आपको नहीं पता ऑप्शन हटाते जाओ। केरल में आपका कथकली होता है, कथकली जो है ये भैया केरल से संबंधित है। कथक जो है आपका, कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कर्नाटक से आपका क्या हो जाएगा, यक्षगान हो जाएगा भाई। यक्षगान जो है, यक्षगान जो है ये किससे संबंधित है, तो ये कर्नाटक से हो जाएगा यक्षगान आपका। और यहाँ पे क्या बच रहा है, तमिलनाडु बच रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या यहाँ पे, तमिलनाडु। याद रहेगा ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कुचिपुड़ी जो है ये किस राज्य से संबंधित है। ये लोक नृत्य हैं जो कुचिपुड़ी है ये किस राज्य से संबंधित है, तो कुचिपुड़ी भी पूछा जाता है, याद रखना आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, एक मिनट, यहाँ पे दिया है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा मैंने आपको कई बार बताया है, कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, है ना, ऐसे ट्रिक से याद करा था। काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से मिली थी, कालीबंगा से मिली थी। कालीबंगा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। आपका जो सही जवाब है वो याद रखना घग्गर हो जाएगा। कौन सा, घग्गर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये आपको याद रहेगा ना। अब यहाँ पे देखो रावी नदी के किनारे कौन सा वो स्थित है, तो वो है हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये कहाँ पर है, रावी नदी के किनारे स्थित है। आपका जो सतलज नदी के किनारे कौन सा वो स्थित था, तो सतलज के किनारे आपका रोपड़ था। कौन सा, रोपड़, ठीक है। और भोगवा नदी के किनारे कौन सा स्थित था, तो भोगवा के किनारे था लोथल। लोथल, लोथल किस राज्य में स्थित है बताओ, लोथल किस राज्य में स्थित है। चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब, ठीक है। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि लोथल, ये मैं बता चुका हूँ कि लोथल कहाँ स्थित है। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है DRDO ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, उसका नाम क्या है भाई। DRDO ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का जो पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, उसका नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया है, अशोक, तेजस या गौरव। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होना चाहिए, तो वो यहाँ पे आपका हो जाएगा गौरव। क्या हो जाएगा, गौरव। ये देखो करंट का क्वेश्चन है, ये आपके करंट का क्वेश्चन है, यहाँ पे गौरव हो जाएगा। और मैं इसका बता दूँ, इसका जो वो किया गया था ना, मतलब कब ये किया गया था, तो याद रखना ये 13 अगस्त 2024 को इसका परीक्षण किया गया है। 13 अगस्त 2024 को, तो मतलब कब की बात है, हाल की है। अब इसका परीक्षण कहाँ किया गया था ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना उड़ीसा के तट पे, उड़ीसा में, ठीक है। किस राज्य में, उड़ीसा के जो तट पे इसका वो किया गया था, ठीक है, परीक्षण, तो याद रखना है। और ये बिल्कुल सटीक इसका जो टारगेट था वहाँ ये पहुँचा।
और देखो यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकूंगा। आप जानते हो मैं क्लास में फालतू नहीं रुकता हूँ, क्योंकि डेडिकेशन मुझे और डिसिप्लिन जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है, और आपको भी होना चाहिए, क्योंकि जीवन में सफलता तभी मिलती है। और यहाँ देखो दिया है कि सिर्फ एक इंसान ही है तुम्हें आगे लेकर जा सकता है, और वो इंसान तुम खुद हो। वो इंसान तुम खुद हो। एक टीचर की क्लास में अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें ऐसे भी होते हैं जो डीएम भी बनते हैं, और उसमें ऐसे भी होते हैं जो रिक्शा भी चलाते हैं, है ना। टीचर वही, विद्या वही, बस क्या है यहाँ पे सिर्फ अपना समय देने की बात। जो अपना 100% देगा डीएम बनेगा, जो सिर्फ मौज मस्ती करेगा वो क्या करेगा, वो आदमी फिर ऑप्शन यही रह जाता है कि ज़िंदगी में कष्ट ही कष्ट रह जाते हैं। तो देखो मैं यही कहूँगा, हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो, और जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहा है उसको इस बार 100% वर्दी मिल जाएगी, 100% दोस्त। और आप भी अपने भाई को यार एक बार, जो भी मेरे पुराने दोस्त हैं वो तो सभी लाइक करते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, इतना ज़्यादा लाइक का स्कोर रहता है, बहुत अच्छे से मुझे ये चीज़ समझ आ चुकी है। लेकिन अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हैं तो एक बार लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएंगे, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपको 50 क्वेश्चन रोज़ मिलेंगे, और 50 क्वेश्चनों की पीडीएफ भी आपको रोज़ फ्री मिलेगी, कोई पैसा नहीं पड़ने वाला। और शेयर कर देना यार, इतनी मेरी हेल्प करना, थोड़ा सा शेयर कर देना। अब चलते हैं, जो मुझे अपनी बात कहनी थी मैंने कह ली, अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। देखो यहाँ दिया है राजतरंगिणी के रचयिता कौन है। राजतरंगिणी के रचयिता कौन है, तो ये रचनाएं जो हैं, ये बुकें जो हैं, ये भी आपको यार याद रखनी है। याद रखना कल्लड़, कल्लड़ ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो कल्लड़ है आपका सही जवाब हो जाएगा। और मैं बताऊं, ये लोहार वंश के अंतिम शासक जो जय सिंह थे, उनके शासनकाल की है, ठीक है, उनके शासनकाल में थे, ये भी याद रखना। और देखो यहाँ पे जो इवन बतूता है, इनसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वो पूछी जाती है इनकी रचना, जो कि है रहला। क्या है, रहला। तो रहला पूछी जाएगी, आप बता देंगे इवन बतूता से संबंधित है। और ये जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और ये पता ये कहाँ से आया था, इवन बतूता, ये मोरक्को का था। कहाँ का, मोरक्को का था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, मोरक्को का था, इसकी रचना रहला है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चाणक्य जी की एक रचना याद रखना, अर्थशास्त्र, जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और ये राजनीति से संबंधित है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल को खेलते हो गई थी। अभी मैंने बताया था कि इस खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं। अभी मैंने किसका बताया था आपको, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा या नोट किया होगा तो आपको याद आ जाएगा कि पोलो की बात कर रहे हैं भैया। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आपका, जो पोलो है, बिल्कुल सही जवाब। और इसका जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, मैं आपको बताऊं, इससे संबंधित आपसे पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताना कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन काम पूरा नहीं करवा पाया था। क्योंकि अब देखो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ क्यों, क्योंकि इसका जो शासनकाल था वो याद रखना 1206 से 1210 तक रहा। 1206 से 1210, 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। क्या क्या करते हुए, क्या करते हुए हो गई थी, तो यहाँ पे आप बताओगे भैया पोलो का गेम खेलते हुए हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना कि 1210 से 1236 तक, 1210 से 1210 से 1236 तक शासन किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने ये जो कुतुब मीनार का निर्माण रह गया था वो कार्य पूरा कराया था, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे 1236 से 1240 तक शासन किया था किसने, किसने किया था। अब यहाँ पे देखो मैं सिर्फ हिंट दूंगा, आप समझ जाओगे कि कौन गुंडों में फंस गया था। रजिया फंस गई थी। रजिया किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की थी भाई। इसके बाद शासन किया था, यही इसकी पुत्री थी इल्तुतमिश की। और मैं बता दूं ये भारत की पहली महिला शासिका थी, ये भी आप याद रखना है। महिला, ये भारत की पहली महिला शासिका थी, जो कि 1236 से 1240 तक रही। उसके बाद ये मारी गई, क्योंकि इसने दो बॉयफ्रेंड बना रखे थे, दो, एक के साथ शादी कर ली, एक के साथ चक्कर चल रहा। फिर क्या होता है ऐसे लोग, तो फिर तुम्हें पता ही है, जीवन खत्म ही हो जाता है इनका तो। और यहाँ पे देखो दिया है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे। याद रखना ये कहा जाता है हमारे राजा राम मोहन राय जी को। किन्हें कहा जाता है, राजा राम मोहन राय जी को। और इनकी समाधि स्थल कहाँ है राजा राम मोहन राय जी की, तो क्या ब्रिस्टल में तो नहीं है,
ब्रिस्टल में। और ब्रिस्टल जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? क्या एवन नदी के किनारे स्थित है क्या? हाँ भैया हाँ, याद आ गया हमें, ब्रिस्टल जो है एवन नदी के किनारे स्थित है, आपने बताया था, आ गया ना याद। अब देखो इनसे एक चीज़ और याद रखना, इन्होंने भारतीय पुनर्जागरण के जनक तो हैं ही है राजा राम मोहन राय जी। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि इन्होंने 1828 में किसकी स्थापना और की थी? 1828 में और भी स्थापना की थी, किसकी की थी? ब्रह्म समाज की। किसकी की थी? ब्रह्म समाज की, है ना। अब यहाँ तक ये आपको समझ आ गया, ब्रह्म समाज की। अब यहाँ पे याद रखना कि स्वामी विवेकानंद जी ने उसकी स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की। कृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। कब की थी? तो याद रखना भैया 1897 में की थी। कब की थी? 1897 में की थी। अब कुछ यहाँ पे रह तो नहीं रहा है। अब आप मुझे बताएंगे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ये आप बता देना मुझे, और कब हुई थी ये भी आप बता देना। 1828 तो नहीं है ना, है ना? देखो जो भी हो कमेंट बॉक्स में बताना। अब यहाँ पे देखो दिया गया है, किस देश ने नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है किस देश ने? और ये देखो करंट का क्वेश्चन है, ये आपके करंट का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे? तो याद रखना इजिप्ट, इजिप्ट या फिर आपको मिस्र लिखा हुआ मिलेगा, मिस्र। ठीक है, तो मिस्र ऐसे याद रखना, मिस्र या इजिप्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या बात है भाई, आगे तो चल दो। हाँ ठीक है, देखो यहाँ दिया है, नालंदा नामक किताब किसने लिखी थी? नालंदा नामक जो किताब है वो किसने लिखी थी? तो आप यहाँ पे क्या बताओगे? यहाँ पे जो आपका सही जवाब है दोस्त वो हो जाएगा अभय के। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभय के आपका सही जवाब हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड आपने लगाया होगा बहुत से दोस्तों ने टिक, मैं सही बता रहा हूँ, लेकिन रस्किन बॉन्ड से भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अब कौन सी बुक है वो आप क्या बताओगे? तो याद रखना द गोल्डन ईयर्स। कौन सी? द गोल्डन ईयर्स, ये आप ध्यान में रखना है, ठीक है, द गोल्डन ईयर्स, ये रस्किन बॉन्ड जी। शशि थरूर जी से एक मुझे याद आ रहा है, इनकी कौन सी थी देखो, अम्बेडकर ए लाइट, अम्बेडकर ए लाइट थी शायद, अम्बेडकर ए लाइट थी शायद इनकी रचना, शशि थरूर जी की। ये भी पूछी जाती है और ये आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे सभी को। और देखो यहाँ पे दिया है, NIRF 2024 रैंकिंग की समग्र श्रेणी में किस संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया है? NIRF 2024 रैंकिंग की समग्र श्रेणी में किस संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया है? अब ये आप यहाँ से ये तो समझ ही गए होंगे कि करंट का क्वेश्चन है, तो याद रखना IIT मद्रास। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? IIT मद्रास आपका बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। PM श्री योजना निम्नलिखित में से संबंधित है? PM श्री योजना, देखो योजना मैं आपको रोज कराता हूँ और मुझे पता है कि योजनाओं से भी ये क्वेश्चन आना है, योजनाओं से भी ये क्वेश्चन आना है, जो PM श्री योजना है वो किससे संबंधित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना कि जो स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिबंधित स्कूलों को मजबूत करने का लक्ष्य है, मतलब कि स्कूलों को विकसित करने का लक्ष्य। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और स्क्रीनशॉट लेते चलो साथ में। आपको क्या करना है, PDF के लिए मैंने बता दिया, आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, कमेंट बॉक्स में बोल देना, या फिर आप चैनल को खोल लेना, जहाँ पे GK GS लिखा आ रहा होगा टिक करोगे खुल जाएगा। देसी फ्रॉम गांव वाला लिखा होगा, उसके नीचे एक लिंक लगा होगा, उस पर जाके ज्वाइन कर लेना। और एक 1 मोर लिंक और लिखा होगा, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिया है, 23वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? 23वें SCO शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना वो जो है वो 2023 में हुआ था। कब हुआ था? 2023 में, और ये हमारे प्यारे भारत में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हो सकता है 23वां ना पूछ के आपसे 24वां पूछ दिया गया तो आप क्या बताओगे? तो याद रखना वो होगा कजाकिस्तान में। 24वां जो है वो कहाँ होगा? कजाकिस्तान में होगा, और ये 2024 में होगा, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और भारत के इस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन मतलब कि जो अध्यक्ष थे, आयोजन अध्यक्ष थे, जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे प्रधानमंत्री जी, वो हमारे प्रधानमंत्री जी थे। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे।
चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, किस राज्य से संबंधित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना वो आपकी हो जाएगी जम्मू कश्मीर। और देखो पश्मीना शाल को जीआई टैग मिला, जो कि आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर। और यहाँ पे देखो असम से भी आपको याद रखना है। यहाँ पे असम को कौन सा जीआई टैग मिला था? चोकुबा चावल, चोकुबा चावल, ठीक है, चोकुबा चावल, ये भी आप ध्यान रखना। चोकुबा चावल जो है ये असम का है जिसे जीआई टैग मिला। और बिहार का बताओ, बिहार का, तो बिहार का मैंने उस दिन आपको बताया था, क्या बताया था? शाही लीची, शाही लीची, मैं यहाँ पे लीची लिख देता हूँ, शाही लीची। और उस दिन मैंने आपको एक और बताया था, चीकू बताया था, चीकू। बताओ किस राज्य के चीकू को जीआई टैग मिला था? चीकू बताओ, ये आप बताना मुझे, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अलीबाग सफ़ेद प्याज है ना, उसे भी मिला था। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है या मध्य प्रदेश का? कमेंट बॉक्स में बताना। और यहाँ पे देखो दिया है मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? देखो मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में, मतलब प्यार से कह रहा हूँ कि भैया लोग अगर पता हो तो बताना यार। कल जब हम आपका स्क्रीनशॉट लगाएंगे, वहाँ पे नाम बोलेंगे कि इन भैया ने देखो आंसर किया, तो कितना अच्छा लगेगा आपको। आपके घर पे कोई सुनेगा आपका नाम तो उन्हें कितनी खुशी होगी कि बताओ आजकल ये मतलब कि पढ़ाई कर रहा है, 10-20 रुपये मिलने लग जाएंगे घर से खर्चा पानी के लिए। ऐसे कुछ नहीं मिलता है, सच्चाई है, मुझे भी पता है कि मुझे नहीं मिलता है, तुम्हें कहाँ मिलेंगे। चलो यहाँ पे देखो दिया गया है, सॉरी यार, कभी कभी मन अच्छा हो जाता है, इस तरीके से हंस लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? तो याद रखना मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? तो ये भी याद रखना, ये गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में है, ठीक है। इसको याद रखोगे ना दोस्त, भूल तो नहीं जाओगे। और देखो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुझे लग रहा है ये सबसे पुराना हवाई अड्डा था ना। और ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। कहाँ पर है? आईजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी, सॉरी आईजी का मैं देखो शॉर्टकट क्या बता रहा, आईजी का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस क्या बताओगे? कोलकाता में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कोलकाता हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? निम्नलिखित में से पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? बताओ। अब देखो इसको कितने जवाब करेंगे, इसमें कोई 15 करेगा, कोई 23 करेगा, कोई 12 करेगा, कोई 10 करेगा, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सारे इंपॉर्टेंट है। अब पहले तो देखो जवाब इसका सुन लो, ये हो जाएगा आपका 23 जनवरी। क्या हो जाएगा? 23 जनवरी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के यादगार में ये किया जाता है, ऐसे याद रखना। जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे उनका जन्म दिवस है, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखना, उनके जन्म दिवस के लिए, उनके देश के योगदान के लिए उन्हें याद किया जाता है 23 जनवरी को, जो पराक्रम दिवस मनाते हैं। अब देखो यहाँ पे 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं, थल सेना दिवस मनाते हैं। और 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? 12 जनवरी को, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 10 जनवरी को क्या मनाते हो? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, ये भी देखो याद रखना है, ठीक है। और 30 जनवरी को क्या मनाते हो? 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी को मैंने उस दिन आपको बताया था कि महात्मा गांधी जी की नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी गोली मार के, 30 जनवरी 1948 को। तो ये शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलें फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब लगाओ इसका आंसर, कौन कौन करेगा इसका आंसर? कर दिया, ठीक है। देखो अब कोई न्यूयॉर्क, कोई फ्रांस, कोई जर्मनी, अब कोई कह रहा मैं करूँगा ही नहीं क्योंकि समझ नहीं आ रहा है। देखो कोई मुख्यालय नहीं है भाई, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलें अपने अगले प्रश्न की तरफ, चलो चलते हैं भाई। देखो अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? समापन और उसमें दोनों के आपको पता होना चाहिए। तो देखो जो उद्घाटन समारोह था उसमें पीवी सिंधु और कौन था? शरत कमल,
शरद कमल, हाँ सही, ऑप्शन ए और बी दोनों सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि गगन नारंग नहीं, गगन नारंग नहीं थे। और देखो जो समापन हुआ ना, समापन अभी जो ख़त्म हुआ है, समापन हुआ है, उसमें कौन थे इन भारत के ध्वजवाहक? तो याद रखना श्री जैस। श्री जैस कौन थे? श्री जैस कौन थे? मैंने उस दिन आपको बताया था कि इन्होंने उसकी क्या कहते हैं, गेम को मतलब छोड़ना, संन्यास की घोषणा कर दी। ये मशहूर हॉकी गोल कीपर थे, ऐसे याद रखना, ठीक है। और देखो मनु भाकर जी, मनु भाकर जी, ये दोनों लोग समापन वाले हैं, तो ये ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए यार। और देखो यहाँ पे दिया है कि जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है। जल की जो कठोरता है उसे कैसे दूर करते हो? तो देखो उबालने से तो होगी नहीं, ये तो बात पक्की है। आप सोडियम बाइकार्बोनेट डाल के या सोडियम कार्बोनेट डाल के, यहाँ पे फंसने वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप अगर आपको पता है तो आप बता देंगे, क्योंकि मैंने उस दिन ट्रिक भी तो बताई थी ना कि बाई कौन होती है? घर में काम करने वाली। और घर में काम करेगी तो भाई किचन में भी काम करेगी, है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब कि खाने वाला सोडा, और सोडियम कार्बोनेट मतलब धोने वाला सोडा। तो यहाँ पे सॉरी, मुझे कोई याद कर रहा है। देखो जो जल की कठोरता को दूर करता है वो करता है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी यहाँ पे जो दिया गया है कि ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा होता है, और धोने वाला इसमें बाई नहीं लगता, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया है इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो जो क्या करता है, जो भाई एसी को डीसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है, या फिर ये दोनों काम करता है? तो भाई ये दोनों काम करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि देखो जब लाइट आती है तो क्या होता है, वो चार्ज करने लग जाता है, बैटरी को चार्ज करने लग जाता है ना, चार्ज करने लग जाता है। अब जब लाइट चली जाती है तो उस बैटरी को फिर क्या करता है, सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है ना, घर में लाइट आ जाती है। तो याद रखना कि एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदलने का कार्य करता है। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कि नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था? नाभिकीय रिएक्टर जो है वो सबसे पहले किसने बनाया था, और भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा था, बताओ। तो यहाँ पे याद रखना सबसे पहले बनाया था फर्मी ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। और भारत का पहला जो रिएक्टर कौन सा था, तो वो था अप्सरा। कौन सा था? अप्सरा। आ गया भैया याद, है ना। और आर्यभट्ट क्या था? पहला आर्यभट्ट भी तो कुछ था, वो क्या था वो कमेंट बॉक्स में बता देना, है ना। चल रहे हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कि फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा है? फैजी, फैजी कौन था पता होना चाहिए ना, किसके दरबार में रहा, वो बात की बात है। तो पहले तो दरबार बता देते हैं। पहले याद रखना ये अकबर के दरबार में रहा। अकबरनामा की रचना किसने की थी पता है आपको? किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल का ये बड़ा भाई था। कौन था? बड़ा भाई था मेरे बेटा। ये अबुल फजल का फैजी बड़ा भाई था, ऐसे याद रखना। और ये जो था ना, ये राज कवि था, ये कवि था भैया, अकबर के शासनकाल में था, ध्यान में रखना है। चलें फिर अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या। अंदाज़ा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसलों का नहीं दोस्त। जब कहते हैं ना मन बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो कद नापना बेकार है आसमान का, है ना। तो जब अंदाज़ा ताकत का लगा सकते हो किसी का, हौसलों का नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। और देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ कि मुझसे जुड़ने वाला जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा भाई, मेरी बहन सफल होगी, उतना ज़्यादा मैं अपने जीवन में सफल हो जाऊँगा। और इसीलिए मैं इस सफलता के लिए अपना 100% देता हूँ। आप भी दीजिएगा, और आप भी अपने भाई को यार एक बार लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा। और देखो नए दोस्तों दबाएंगे ही, क्योंकि मुझे पता है जो मुझे पसंद कर रहा है वही यहाँ तक क्लास को देख रहा है, अदरवाइज़ तो क्लास को छोड़ चुके होंगे। और जो दोस्त अभी तक जुड़ा है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ यार एक बार सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि क्लास जैसे ही आएगी शाम 5 बजे तक आपको मिल जाएगी। पीडीएफ आपकी जो 15 अगस्त को मैंने क्लास रिकॉर्ड किया था, उसकी जो पीडीएफ है वो मैं आज आपको दे दूंगा, और ये पीडीएफ आपको कल दे दूंगा, ठीक है। और क्योंकि यार डाटा नहीं रहता है इसमें, लगभग 50-60 MB की वो बनती जाके पीडीएफ, फिर उसे छोटा करते हैं, अपलोड करते हैं, तो वो काफ़ी मतलब 100 MB चाहिए, जो कि मेरे पास पर्याप्त नहीं हो पाता है यार क्लास अपलोड करने के बाद। और यार थोड़ा सा यार शेयर कर देना इस क्लास को, यार वायरल करा दो यार, कोई तो क्लास करा दो यार प्लीज़ यार भाई, ताकि लाइव क्लास होने लग जाए। आप लोगों ने जिस दिन भी एक क्लास का भी किसी का भी स्टेटस लगा लिया,
मैं सच बता रहा हूँ दोस्त, उसी के अगले दिन से मैं आपको लाइव क्लास देने लग जाऊँगा। जाओ, ये मेरा वादा है आपसे। किसी भी क्लास पे आप जिस दिन भी 1 M व्यूज़ पहुँचा दो, उस दिन मुझसे कह देना कि भैया ये 1 M पहुँच चुके हैं आपकी किसी भी क्लास पे, बस आप उसी दिन से मैं लाइव आ जाऊँगा। देखो यहाँ दिया है, हाल ही में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखो हाल ही में, हाल ही वाला क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है, ध्यान में रखना है दोस्त। और यहाँ पे याद रखना कि पंकज अग्रवाल जी हैं वो, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और उस दिन मुझे एक बच्चे ने कमेंट किया था, जो कि मुझे अभी भी याद आ रहा है, कि भैया आप फ्री में कैसे दे देते हो। भैया यार, मैंने कमेंट का रिप्लाई भी किया था कि मैं गरीबी में जिया भी हूँ और मैंने गरीबी को बहुत करीब से देखा भी है। समझ में आया? तो इसलिए यार मैं जानता हूँ कि पैसे हर किसी के पास नहीं होते हैं। तो कोई बात नहीं है, नहीं है जिसके पास नहीं है उसके लिए ये भाई जिंदा है, टेंशन ना लेना कभी जीवन में। यहाँ देखो दिया है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी। मुगल सत्ता पूरा, अब चलो मैं पूरा आज तुम्हारा ये डाउट कंफर्म करा देता हूँ मुगल सत्ता का, ठीक है। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी। अभी इस सवाल का जवाब आप देंगे, ठीक है। बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक मैंने ट्रिक आपको बताई थी, क्या बताई थी उस दिन, मैंने बताया था BHA, यहाँ तक याद है, BHA JSA, ऐसे ही बताया था ना। ये रहे आपके मुगल शासन के शासक। अब यहाँ पे देखो, बी से आपका क्या हो जाएगा, बाबर हो जाएगा, ठीक है, बाबर हो जाएगा ना। अब देखो एच से आपका क्या हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में ही लिख देता हूँ, हुमायूं हो जाएगा। ए से आपका क्या हो जाएगा, ए से आपका अकबर हो जाएगा, ठीक है। और जे से आपका क्या हो जाएगा, जे से आपका जहांगीर हो जाएगा। इनके सबके शासनकाल अभी बता दूंगा, आप खुद ही बता दोगे, ठीक है। अब एस से आपका क्या हो जाएगा, एस से आपका शाहजहां हो जाएगा, ठीक है। और ए से आपका औरंगजेब हो जाएगा। अब इनके मैं काल लिख देता हूँ, ये कब से कब तक रहे। देखो ये आया था 1526 में, 1526 में आया था। इसने पानीपत का प्रथम युद्ध भी लड़ा था, आपको याद होगा, है ना। अब देखो इसने 1526 से 1530 तक जो भी युद्ध लड़े थे, मैंने ट्रिक से बताया था आपको, पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चाय पी, फिर घर चला गया। मतलब पानीपत, घग्गर, चंदेरी और खानवा का युद्ध। तो ये देखो 1526 से 1530 तक रहा। उसके बाद ये आता है कौन सा, हुमायूं। ये 1530 से कब तक रहा, 1500, अरे देखो यहाँ पे मैं ये डेस्क क्यों लगा रहा हूँ, 1530 से ये रहा 1540 तक, ये ध्यान रखना। और फिर उसके बाद आता है अकबर। अकबर कब आया, 1556 में आया। कब आया, 1556 में आया। और 56 से लेके ये कब तक रहा, सबसे लंबा शासनकाल मुझे लगता है कि इसी का था ये कब तक रहा, ये रहा 1605 तक। मतलब कि लगभग कितना, 49 साल हो गया ना, 49 साल हो गया ना, 1556 से 1605 तक रहा, ठीक है। अब 1605 में आता है जहांगीर, 1605 में आता है जहांगीर। ये नोट कर लो, आपको वाकई में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और ये रहा 27 तक, कौन, जहांगीर। अब इसके बाद आता है शाहजहां। शाहजहां आता है, शाहजहां का काल 27 से स्टार्ट होता है, 1627 से स्टार्ट होता है। और ये कब तक रहता है, 1658 तक रहता है। और फिर 1658 से स्टार्ट होता है किसका, औरंगजेब का काल। 1658 से स्टार्ट होता है औरंगजेब का काल। और ये कब तक रहा, ये रहा 1707 तक। यहाँ तक आप देखो, यहाँ पे लिख पाया मैंने, वहाँ तक मैंने लिख दिया। प्रश्न का जवाब कैसे करोगे वो भी बताता हूँ, कि पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी। अब यहाँ पे एक आपको गैप दिख रहा होगा, 1530 से 1540 तक हुमायूं था, और अकबर 1556 से 1605 में तक बैठा। तो ये जो 40 से 56 के बीच का लफड़ा है वो क्या है, तो याद रखना इसके बीच में ये जो हुमायूं था ना, ये हार गया था। एक नया वंश स्टार्ट हो गया था, कौन सा, 1540 से 1555 तक, 1540 से 1555 तक रहा था सूरी वंश। कौन सा, सूरी वंश। देखो आज मैं पूरा यहाँ पर डिटेल में ऐसे ही कहता हूँ, जब आप लोग सही सपोर्ट करोगे मैं ऐसे ही पूरा डिटेल में आपको एक एक चीज़ क्लियर कराता हुआ चलूँगा। सूरी वंश रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने 55 में हुमायूं ने इससे फिर लड़ा। ये 40 में हार गया था, 40 में सूरी वंश स्टार्ट हो गया था, 55 में फिर हुमायूं ने इस पर हमला कर दिया। और फिर 1555 में हुमायूं ने दोबारा से कब्जा कर लिया, और 56 तक हुमायूं की कहानी ख़त्म। और उसके बाद अकबर हो जाता है 1506 से चालू। तो अब यहाँ पे पुनर्स्थापना कब की हुमायूं ने, 1555। मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे आपका ये हो जाएगा सही जवाब। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका कौन सा, ये हो जाएगा सही जवाब, 1555 से 1556।
आप देखो कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यहाँ पे याद रखना वो हो जाएगा डलहौजी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, डलहौजी। और इसका जो ये कब तक वायसराय जो गवर्नर जनरल था कब तक रहा, तो इसका भी कार्यकाल आप लिख लीजिएगा। हो सकता है कि आपसे को कहीं काम पड़ जाए तो आपको याद आ जाएगा। 48 से 56 तक, 1848 से 1856 तक ये गवर्नर जनरल रहा था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है गालिब मिर्ज़ा किस बादशाह के समय में था? एक प्रश्न बनता है, अगर वो प्रश्न आपको याद होगा तो आप इसका आंसर कर देंगे कि कौन तो वो कवि था जिसने अपनी आँखों से 1857 की क्रांति को देखा था? कौन सा ऐसा कवि था जिसने अपनी आँखों से 1857 की क्रांति को देखा था? तो वो था मिर्ज़ा गालिब। ये प्रश्न आता है। अब उस टाइम कौन था, कौन सा बादशाह बचा था? तो वो था सिर्फ दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसे अंग्रेज़ों ने पकड़कर कहाँ, रंगून स्थानांतरित कर दिया था। रंगून जो कि बर्मा में पड़ता है, जैसे आप क्या क्या बोलते हो, म्यांमार बोलते हो ना। तो ये याद रखना, रंगून स्थानांतरित कर दिया था। तो जो मिर्ज़ा गालिब है वो किसके बादशाह के शासनकाल में होगा? जब 1857 क्रांति देखी है तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। कुछ यहाँ पे है ही नहीं ऐसा, बहुत ईजी क्वेश्चन था यार। अब देखो यहाँ पे दिया है किसने विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो किसने विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? तो यहाँ पे देखो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप तुरंत लगाएंगे सुभाष चंद्र बोस जी, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए थे। और देखो मैं बताऊँ इनको, देखो ये जो इनसे जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना कि जो शिकागो में विश्व धर्म पार्लियामेंट हुआ था उसमें भाग लिया था, जिसमें विवेकानंद जी बोले थे। और ये जो कब हुआ था, जो शिकागो में पार्लियामेंट विश्व धर्म पार्लियामेंट हुआ था, वो हुआ था सितंबर 1893 में। ठीक है, 1893 में हुआ था, ये याद रखना। और वहाँ मैं इस पर एक आपको बहुत अच्छी बात बताऊं कि क्या हुआ था, जब ये भाषण दे के वहाँ से हट रहे थे ना मंच से, तो वहाँ की एक लेडी आई और वो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। उसने कहा कि स्वामी जी मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ, उसने ये नहीं कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ये पहले नहीं कहा। उसने ये कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बालक भी आप जैसा हो, मेरा बच्चा जो हो, मेरा बेबी हो, वो आप जैसा हो, इतना ही सुंदर हो और इतना ही सुंदर दिमाग से भी हो, जितना सुंदर शरीर से, बॉडी से है, इतना ही सुंदर दिमाग से भी हो, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण की जाएगी। ठीक है, आप अगर चाहती कि आपका बालक मेरे जैसा हो, हुबहू, तो मैं आपको अपनी माँ मान लेता हूँ और मैं आपका बेटा बन जाता हूँ। ठीक है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। शादी की तो बात ही नहीं आने दी, समझ रहे हो ना। तो ऐसे चीज़ों को याद भी रखना है और चीज़ों को सीखना भी, और अपने इतिहास के बारे में जानना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यार। और यहाँ पे देखो दिया है कि मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो याद रखना वो था अली मुसलियार, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है हाल ही में 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में 2024, देखो करंट का है। हाल ही में 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना है वो महाराष्ट्र राज्य को किया गया है, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। और मध्य प्रदेश तो आपको पता ही है, सोया प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि भैया यहाँ पे सोयाबीन तो अथाह होता है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 42% होती है, जो कि ये सब चीज़ें तो हम लोग यार बहुत पहले ही जानते हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा जंगल भी मध्य प्रदेश में है, लेकिन प्रश्न का जवाब तो महाराष्ट्र था, है ना। तो याद रखना। और देखो यहाँ पे दिया गया है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने शस्त्र विद्रोह किया था? भाई झांसी, इलाहाबाद, बरेली और कानपुर, ये सब हमें पता है, सब हम लोगों ने रट रखे हैं। लेकिन पंजाब से अगर पूछ देगा तो आप क्या बताओगे? तो याद रखना नामधारी सिखों ने, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी दिया गया है, तो ऑप्शन बी आप लगा देंगे सही जवाब। और 1857 की क्रांति इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए मैं आपको रोज एक क्वेश्चन करवाता हूँ। तो कौन सा स्थान है जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था? कौन सा ऐसा स्थान है जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था? तो कौन सा अछूता था? तो यहाँ पे आपका सही जवाब, देखो इनमें से थोड़ा सा यार देख लोगे तो मद्रास तुरंत समझ आ जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? कौन थे? लियाकत अली जी ने किया था, है ना। झांसी से हमारी खूब लड़ी मर्दानी थी, वो
झांसी वाली रानी थी मणिकर्णिका जी, उन्होंने किया था, तो ये आपको पता ही होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री को निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, या ये दोनों? तो भैया नियुक्त किया जाता है, निर्वाचन नहीं, नियुक्त किया जाता है। और आर्टिकल 75 के तहत किया जाता है, आर्टिकल 75 के तहत किया जाता है। और आर्टिकल 76 जो है वो भी याद रखना, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश जी की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग होती है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? याद रखना वो है भाग 5। क्या क्या है? भाग 5 है, जो कि यहाँ पे सॉरी हिचकी आ रही, माफ़ी चाहते हैं। तो यहाँ पे याद रखना भाग 5 हो जाएगा। और अगर आर्टिकल की बात कर देगा तो कौन से आर्टिकल में मिलता है? तो याद रखना ये 124 से लेके 148 नहीं 147 तक है, ठीक है। 147 ये 7 बनाया है, 124 से लेके 147 आर्टिकल तक आपको मिलेगा। और भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? भैया एक क्वेश्चन आपके लिए आज का HW, जो भी हीरो इसका आंसर करेगा उसको मेरी तरफ से एक समोसा गिफ्ट मानसिक रूप से, ठीक है, याद रखना, वो भी चटनी के साथ में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हंस भी लिया करो, जीवन में हंसना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे दिया है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो कौन करता है? तो वो याद रखना वो करते हैं लोकसभा के सदस्य, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि परिश्रम करने की उम्र में अगर आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना पड़ेगा। मैंने उस दिन कहा था ना कि 25 की उम्र तक कर लो जितनी मेहनत करनी है, उसके बाद पूरा जीवन आराम करना है ना। और अगर 25 की उम्र तक सोना बाबू के चक्कर में पड़े रहे तो बाद में क्या होना है तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है। देखो यार, समय तय करे कि हमारा क्या करेगा वो, उससे पहले हम तय कर लें कि हमें अपने समय का क्या करना है ना। तो ज़्यादा बेहतर है यार। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, क्या भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति लोक सेवाओं का विभाजन है? ये देखो भैया, SI वाले और उत्तर प्रदेश पुलिस वाले, आप लोग विशेष रूप से इस क्वेश्चन पे ध्यान देना कि क्या भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति लोक सेवाओं का विभाजन है? हाँ नहीं कह नहीं सकते। तो इसमें तो बहुत से दोस्तों तुरंत आंसर करेंगे कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा, नहीं, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत हंस लिए, अब पढ़ भी लो। देखो यहाँ दिया है, किन राज्यों में पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले लागू की गई थी? भाई साहब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सच बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान रखना, वो राज्य था और राजस्थान। क्या था? राजस्थान। उसके बाद आंध्र प्रदेश में की गई थी। और ये कब राजस्थान में की गई थी जब? तो याद रखना 2 अक्टूबर, अभी यार 20 अक्टूबर लग रहा है ये, है ना। कहोगे भैया कुछ बोलते हो कुछ लिखते हो, 2 अक्टूबर ऐसे ही बोलते हो, सही बता रहा हूँ। एक दोस्त कर रहा था मुझे मैसेज कि कुछ बोलते हो और कुछ लिखते हो, और कुछ लिखा होता है कुछ पढ़ते हो, सही में। तो याद रखना ये 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में हुआ था सबसे पहले, उसके बाद आंध्र प्रदेश, और उसके बाद आपके महाराष्ट्र ये सब आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो याद रखना, भारत के साक्ष्य अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? भारत के साक्ष्य अधिनियम में कितनी धाराएं हैं और भारत की दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं? बताओ, आ रहा कुछ याद? हेलो, हाँ तो ठीक है, आ गया। देखो इसमें 11 अध्याय हैं। कितने? 11 अध्याय। और कितने थी धाराएं? 167 धाराएं थी, ठीक है। जो नियम आया था ना 1872 वाला, उसमें 167 धाराएं थी। अब इसमें जो धाराएं हैं वो हो जाएंगी आपकी 169, ऑप्शन बी। लेकिन अगर बात करेंगे दंड संहिता की तो याद रखना 511 धाराएं हैं। अगर दंड संहिता की बात करेंगे तो 511 धाराएं हैं। अब यहाँ पे कोई अगर क्लास में जल्दबाजी में गलती हो गई हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के यार सॉरी बोल रहा हूँ।
और साथ में अगर PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना है, और नहीं तो चैनल को ज्वाइन करने के लिए मैंने अब आपको बोला था कि जब आप यहाँ पे GK GS क्यूज पे क्लिक करेंगे तो आपको चैनल खुल जाएगा। चैनल पे जाके एक लिंक दिख रहा होगा, क्लिक करना, हो जाएगा ज्वाइन। नहीं तो वन मोर लिंक लिखा होगा, वहाँ पे अगर उस पर क्लिक कर दोगे तो फिर साथ में मेरा टेलीग्राम लिंक भी, वो इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। ऐसे बोला था ना, तो याद रखना, वैसे कर लेना, जैसे भी चाहिए कर लेना। फ्री PDF, कोई पैसा नहीं यार। मौज करो, जीवन में आगे जाओ। जब जॉब मिल जाए तो बस बुला के एक चाय ज़रूर पिलाना मुझे, ठीक है? जहाँ भी पोस्टिंग हो, जिस भी स्टेशन पे, टिकट विकट ना हो, छोड़ दिया करना, क्या बोल देना गुरु जी हैं, स्टाफ का मामला है, ठीक है? तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मैं सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, मौज करो और बढ़िया से रहो।